नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपकी अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रहने वाले हैं। जिसमें कि आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी के द्वारा जो रिसेंटली 11 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कंडक्ट करवाया था। उस पेपर में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी जो सीईटी का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड टीचर का है, सेकंड ग्रेड का है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न है जो बार बार आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग डायमेंशन से पूछे जाते हैं। तो आइए इस पेपर में, जो नवीनतम पेपर है, इसमें पूछे गए प्रश्नों का हम एनालिसिस करते हैं और आप भी साथ साथ इस चैट बोर्ड में कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का सही जवाब है वो देने का प्रयास करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर करें, ताकि लाइव क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा है वो जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चेतन कुमार जी, गंगाराम जी, विनेश कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज मैं आपको पूर्व सूचना नहीं दे पाया लाइव क्लास की वजह से, उसकी वजह से अब आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प करना है कि और भी जो मित्र हैं आपके, जो साथी दोस्त हैं, उनके साथ में इस क्लास की लिंक जरूर आप फॉरवर्ड करें। सुमन जी जाखड़, सुनील कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। सर सेकंड ग्रेड के लिए बताओ कुछ। सेकंड ग्रेड के लिए भी ये जो सेशन है डेली चल रहा है, जिसमें आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों जो बोर्ड है और आयोग है, इन्हें सभी के जो प्रीवियस पेपर्स है उनका हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दोनों के लिए इक्वली यूजफुल है। और जितने भी पेपरों का डिस्कस करते हैं तो उसमें मैंने यही पाया है कि मोस्टली आरपीएससी वाले जो पेपर्स है वो आरएसएसबी में रिपीट होते हैं और आरएसएसबी वाले आरपीएससी में है वो रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? कमला स्वाधीन, शांता त्रिवेदी देवी और सुशीला त्रिपाठी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी से संबंधित बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया है कि शांता त्रिवेदी का संबंध कहाँ से है? तो ये आपकी मेवाड़ से संबंध रखती है। ठीक है, कहाँ से? मेवाड़, यानी कि उदयपुर। ठीक है, और शांता त्रिवेदी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिया था। इन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा? ये आपकी शांता त्रिवेदी ने कहा था और ये सवाल भी 2 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कमला स्वाधीन। तो कमला स्वाधीन का संबंध है कोटा से। ठीक है, इसके अलावा कोकिला देवी और सुशीला त्रिपाठी के संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है। सुशीला त्रिपाठी अलवर से क्रांतिकारियों का इन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और कोकिला देवी का जो संबंध है वो अजमेर से है। कोकिला देवी, सुशीला त्रिपाठी, ये भी जो महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनमें जेल है वो जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर शांता त्रिवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? गोरखा राइफल्स, कुमायूं रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका सूत्रपात 28 मई 1857 को अजमेर स्थित नसीराबाद की सैनिक छावनी के
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा है वो किया था। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको और भी चीजें ध्यान में रखनी है कि कभी कभी इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से ही क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि अजमेर में जो आपका अजमेर है, अजमेर में अंग्रेजों का शस्त्रागार हुआ करता था। ठीक है, और अजमेर के शस्त्रागार में ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है वहां पर तैनात थे। और उसी दौरान इससे पहले यानी कि 10 मई 1857 को आपकी उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्रांति है वो शुरू हो गई थी और अंग्रेजों को भनक हो गई थी कि ये जो क्रांतिकारी है मेरठ वाले, इनकी जो सूचना है ये नसीराबाद के सैनिकों तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच भी गई तो शस्त्रागार पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो हमारे लिए काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसी की वजह से जो अजमेर के शस्त्रागार के सैनिक थे उनको उन्होंने कहां पर, नसीराबाद में भेज दिया था। इसके अलावा उस समय कुछ साधु वगैरह भी घूम रहे थे और ये प्रचार प्रसार कर रहे थे कि आपको जो नई एनफील्ड राइफल दी गई है उसमें चर्बी लगे कारतूस हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका जो धर्म है उस धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार की सूचना की वजह से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिक विद्रोह है वो शुरू कर दिया था। और इसमें आपके 2 व्यक्ति मारे गए थे, एक तो कौन, कर्नल न्यूबरी और स्कॉटिश वुड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में जो 1857 की क्रांति है इसमें सर्वाधिक जो विभत्स और सबसे खतरनाक यहाँ पर क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था वो आपका कोटा में हुआ था। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857। इसके अलावा नीमच में भी ध्यान में रखिए, ये डेट आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। 3 जून 1857 को नीमच में हुई। इसके अलावा एरिनपुरा में 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी में सैनिक है वो विद्रोह हुआ था। और 18 जून को ये जो क्रांतिकारी है ये आपके दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों की सीमा पाकिस्तान के सहारे हैं। कितने जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा पर है। तो राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। इसको मैप के जरिए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 4 जिले हैं ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। और जैसलमेर सबसे अधिक जो लंबाई है वो जैसलमेर की है। ठीक है, 464 किलोमीटर। इसके अलावा बीकानेर की सबसे न्यूनतम है 168, गंगानगर की 210 है और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ में भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि राजस्थान के साथ में है वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और 4 राजस्थान के जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, राजस्थान रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। वास्तुपाल, नापा, मंडन और दीपा। तो रणकपुर के जैन मंदिर को चतुर्मुख जिन प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का शिल्पी कौन था, दीपा या दीपाक था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। और आपका वास्तुपाल और तेजपाल ये कहाँ के थे, आप कमेंट करके बताइए कि वास्तुपाल और तेजपाल ने जो कहाँ के मंदिर है उन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था। ठीक है, शिल्प कला इनकी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा जो मंडन है, मंडन ने वास्तु मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण इत्यादि कई ग्रंथों की रचना की। और कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख जो शिल्पकार है वो आपके मंडन थे। ठीक है, तो यहाँ रणकपुर जैन मंदिर के बारे में पूछा है तो दीपक या दीपा हो जाएगा। और इस मंदिर में 1444 खंबे हैं, इसीलिए इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, म्यूजियम ऑफ पिलर्स रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। तो राजस्थान एकीकरण का ये आपका कौन सा चरण है, संयुक्त राजस्थान यानी कि
तीसरा चरण है और इसी तीसरे चरण में आपको उदयपुर को है वो सम्मिलित करके ये तीसरा चरण है वो बनाया था। तो राजस्थान के एकीकरण के जो चरण थे और उन चरणों में उद्घाटनकर्ता कौन थे वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला जो चरण है वो 18 मार्च 1948 को और दूसरा है वो 25 मार्च 1948। तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948। ठीक है, तो यहां पर देखिए 18 मार्च वाला एनवी गाडगिल और ये भी एनवी गाडगिल, यानी कि प्रथम और दूसरे चरण का जो उद्घाटन करता थे वो गाडगिल थे और तीसरा जो चरण है वो जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन किया था और उसके बाद में चौथा और पांचवा चरण था उनका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18 अप्रैल 1948 को जो उद्घाटन किया था वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाडगिल नेहरू पटेल, यानी कि पहला और दूसरा चरण गाडगिल, तीसरा चरण जवाहरलाल नेहरू, चौथा और पांचवा चरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन है वो किया था। और वीपी मेनन है वो आपके कौन थे? रियासती जो विभाग हैं उन रियासती विभाग के जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछे तो चौथा और पंचम है वो चरण का उद्घाटन सरदार पटेल जी ने किया था। तीसरा चरण जवाहरलाल नेहरू, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पंधारी के मोदक ये प्रसिद्ध है आपके कहाँ के? बीकानेर के। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है आरएसएसबी के द्वारा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस पेपर का अच्छी तरीके से आपने जो मैराथन वीडियोज वगैरह हमारा देखा होगा तो आपने निश्चित रूप से इस सवाल को भी देखा होगा। ठीक है, तो पंधारी के मोदक बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि बीकानेर के कौन से मंदिर में ये पंधारी के मोदक है वो देखने को मिलते हैं, ये आपको कमेंट करके लिखना है। नेक्स्ट है, काजरी अवस्थित है जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क जो अनुसंधान संस्थान है वो आपकी कहां पर है? जोधपुर में है। आप सभी को अच्छे से पता है और इसकी स्थापना भी आपको ध्यान में रखनी है कि 1959 को काजरी है वो स्थापित हुआ था जोधपुर में। इसके अलावा आफरी भी आपका कहां पर है? जोधपुर में है। और एक बीकानेर में है शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, शुष्क बागवानी जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बीकानेर में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक नृत्य व उसके क्षेत्र से जुड़े युग्म में से कौन सा सही नहीं है? बमरसिया, बीकानेर, तो यही आपका सही नहीं है क्योंकि बमरसिया है आपका कहाँ का है? भरतपुर और अलवर का लोक नृत्य है बमरसिया। ठीक है, बम का मतलब क्या होता है? कई बार ये भी पूछा गया है। तो बम का मतलब होता है नगाड़ा, बड़ा सा नगाड़ा जिस पर चोट प्रहार करने से एक बम सी ध्वनि है वो गूंजती है, इसीलिए इस नृत्य में ये नगाड़ा बजाया जाता है, इसीलिए इस नृत्य को बम नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गिंदड़ नृत्य आपका शेखावटी क्षेत्र का है। ढोल नृत्य जालोर का है जो अपनी विशेष स्टाइल जिसे कहते हैं थाकना शैली, इस थाकना शैली में ढोल नृत्य का आयोजन होता है। और डांडिया नृत्य है ये आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो असुमेलित है वो एक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी भील, मीना, गिरासिया या सहरिया, तो सहरिया जनजाति से संबंधित है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका केलवाड़ा बारा में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ भी सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व स्थल स्थित है?
पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। तो गिलुंड पुरातात्विक स्थल आपका कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है, गिलुंड कहाँ? राजसमंद। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि गिलुंड की जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? तो बीबी लाल ने। बीबी लाल ने सर्वप्रथम गिलुंड का उत्खनन कार्य है वो किया था। और बीबी लाल ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भीलवाड़ा में आपकी बागोर सभ्यता है, उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, कालीसिंध पर, बनास पर, चंबल पर या माही पर। तो नवनेरा बांध ये आपकी ईस्टर्न जो केनाल प्रोजेक्ट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, और इसी नहर परियोजना का एक हिस्सा है नवनेरा बांध, जिसे नवनेरा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कालीसिंध नदी पर कोटा जिले में बन रहा है। ठीक है, कालीसिंध कोटा। तो यहाँ एक राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो वाटर कंजर्वेशन लगभग लगभग सीईटी के एग्जाम में भी सिलेबस में है, और इसका जो अगर देखा जाए तो आपका थर्ड ग्रेड टीचर इसमें भी है, और सभी लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपका पर्यावरण संरक्षण है, वन संरक्षण है, जल संरक्षण है, ये दिया हुआ है। और ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। आपकी परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि जो कि मेनली पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो जल संरक्षण की विधि में आपका टोबा भी है, जोहड़ भी है, और नाली नाली नहीं है, नाडी भी है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी नहीं है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाडी एक तालाब का छोटा रूप होता है। ठीक है, नाडी। ठीक है, और तालाब का छोटा रूप होता है, और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा आप ध्यान में रखिए, टांका है, आप सभी को पता है टांका, और खड़ीन है। खड़ीन आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की देन मानी जाती है। ठीक है, तो टांका, टोबा, खड़ीन, जोहड़ और नाटी ये आपकी परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? सरी, रखड़ी, तुलसी और तिमनिया। तो गले के आभूषण मोस्ट रिपीटेड है। आभूषणों में अगर सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं तो वो मैं सोचता हूं कि गले के आभूषण ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चंपाकली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, सरी है, रखड़ी, तो रखड़ी कहाँ का है? रखड़ी सिर का आभूषण है। ठीक है, तुलसी हो गया, इसके अलावा हार हो गया, हमेल, चंपाकली, पोत, हंकर, सरी। ठीक है, तेवटा या तिमणिया, कंठी। तो ये जो आभूषण है ये सारे के सारे आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। पोत, हंकर, सरी, हमेल, चंपाकली, ठीक है, तेवटा, कंठी, ठीक है, और तुलसी। तो ये कहाँ पहने जाते हैं? गले के आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सिवाना, बूंदी, करौली और जैसलमेर। तो 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में स्थित है। और इस छतरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो बूंदी के महाराजा, जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह ने 84 जो खंभों की छतरी है इसका निर्माण देवा की स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में? देवा की। और यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि किसकी स्मृति में करवाया और किसने करवाया। तो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। किसकी स्मृति में? देवा की स्मृति में, बूंदी में। अब देखिए, बूंदी के जो पर्यटक स्थल हैं वो भी आपको देख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती है, उन्होंने बूंदी में एक बावड़ी बनवाई थी जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया पूछा जाए तो नाथावती, और ये कौन थी? अनिरुद्ध सिंह की रानी थी जिन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा बूंदी में फूल सागर और नवल सागर 2 तालाब है। ये भी पूछे जा चुके सवाल है कई बार। फूल सागर कहाँ है? तो फूल सागर बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी, फूल सागर, नवल सागर ये आपके बूंदी में है, और तारागढ़ दुर्ग तो बूंदी में है। ये आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बूंदी के ऐसे पर्यटक स्थल जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को कहते हैं। तो किसी चीज में जो स्थिति रूप से यानी कि स्टैटिक जो एनर्जी होती है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। बांधों में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। और जब बांधों के गेट को खोला जाता है और जल प्रवाहित होता है उस समय वो गतिज ऊर्जा में आपकी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कृष्णमर्ग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, ताल छापर और सुजानगढ़। तो ताल छापर चूरू में कृष्णमर्ग ब्लैक बक सेंचुरी है, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और चूरू का जो शुभंकर है चूरू जिले का, वो भी आपका क्या है? काला हिरण है, कृष्णमर्ग है, ठीक है। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर। राजस्थान के कौन से भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है? मध्य अरावली, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। थार पार कर गाय, तो राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, और जैसलमेर से जो पाकिस्तान की सीमा बनाता है पाकिस्तान का थार पार कर जिला, ठीक है। और उसी थार पार कर जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा बनाता है, और उसी थार पार कर सीमा से जो लगने वाली एरिया है वहां पर आपकी गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है थार पारकर गाय, ठीक है। तो थार पारकर पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान की बाड़मेर और जैसलमेर जिले में मूल रूप से थार पारकर गाय पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है तो वो क्या बताएंगे? मालानी, ठीक है। और थार पारकर गाय का मूल जो उत्पत्ति स्थल है वो जैसलमेर का थार पारकर जिला है, ठीक है। इसके अलावा मध्य अरावली यानी कि मध्य अरावली में अजमेर का जो आसपास वाला भूभाग है वहां पर गाय की नस्ल पाई जाती है जिसे कहते हैं रेंडा या अजमेरा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है कांकरेज। इस नस्ल को सांचौरी के नाम से भी जाना जाता है जो कि जालोर और सिरोही में मेनली पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है राठी, और राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, ठीक है। एक राजस्थान की नदी भी है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, उसका नाम है चंबल नदी चमनवती। और गाय है जिसका नाम है राठी, इसे भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। नेक्स्ट है कसुमल रंग का अर्थ है। बहुत ही अच्छा सवाल। नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग और काला रंग। एक राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मरवण और तीजा कसुमल रंग, ठीक है। तो इस कसुमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग, रेड कलर। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? सी राइट आंसर है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? साहिब राम, चंपालाल, उस्ताद लालचंद या मांगीलाल मिस्त्री। तो कावड़ चित्तौड़गढ़ के बस्सी के खिरादिया जो परिवार है उसका एक पारंपरिक व्यवसाय है कावड़ बनाना। और ये जो कावड़ बनाना है इसके प्रसिद्ध जो सिद्धहस्त कलाकार है उनका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। और रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं उन लगभग सभी पेपरों में मांगीलाल मिस्त्री और कावड़ से संबंधित सवाल आपको देखने को मिला है, और ये राजस्थान की लोक कला से संबंधित सवाल है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कावड़ जो एक क्या है, कावड़ और बेवाण वगैरह ये आपकी लोक कला है राजस्थान की, ठीक है। और कावड़ कहाँ बनाई जाती है? तो ये कावड़ बनाने का जो प्रसिद्ध स्थान है वो चित्तौड़गढ़ का बस्सी है। और ये जो फैमिली है
वो है खिरादिया परिवार, ठीक है। और मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार है। इसके अलावा एक बात ध्यान में रखिए, कावड़ और एक है आपकी फड़। तो फड़ चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फड़ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का निर्माण कार्य होता है। और यहाँ का जोशी परिवार, मुख्य रूप से आपके श्रीलाल जोशी है, ये प्रसिद्ध फड़ के चित्रकार है, ठीक है। तो फड़ चित्रकार पूछा जाए तो शाहपुरा भीलवाड़ा, और कावड़ बनाना ये आपका बस्सी, ठीक है। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, पूगल, राठी और चोकला। तो अभी हमने डिस्कस किया, उत्तर पश्चिम राजस्थान में राठी एक गाय की नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। नाली, पूगल, चोकला, सोनानी जिसे चनौथर भी कहते हैं, ये आपकी भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा और उदयपुर। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश, ये आपका राजस्थान के जो आपका पूर्वी भाग है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें कि सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और कोटा जिले है वो सम्मिलित है। उदयपुर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो महान सीमा भ्रंश, इससे संबंधित ये भी सवाल पूछा जा चुका है एक बार कि अरावली पर्वतमाला और विंध्यन कगार भूमि का मिलन स्थान है वो कौन सा है? तो वो है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। राजस्थान के दक्षिण पूर्व और पूर्वी भाग में विंध्यन कगार भूमि है, क्या नाम है? विंध्यन कगार भूमि। और इससे संबंधित भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि विंध्यन कगार भूमि किस नदियों के मध्य है? तो ये बनास और चंबल नदियों के मध्य है, ठीक है। और विंध्यन कगार भूमि का ही एक पार्ट है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, जो कि इन जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा ये आपका विंध्यन कगार और अरावली को जोड़ने का कार्य मिलन स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा। और इस संबंध में भी आपको ये चीजें अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, कौन कौन से जिले में ये फैला हुआ है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इंग्लिश वाला भी ये आप टर्म्स याद रखिए, क्योंकि कभी कभी सीधा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। और एक बात और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विंध्यन कगार भूमि ये आपका किस प्रकार के बालू का स्तूपों से निर्मित है, ठीक है। बालू का स्तूप नहीं, सॉरी, विंध्यन कगार भूमि है, ये किस से निर्मित है ये आपको बताना है, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर और नागौर में। तो जसवंतथड़ा आपका कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ जोधपुर के जो दिवंगत राजा है उनकी छतरियां भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जसवंतथड़ा जोधपुर। इसके अलावा जोधपुर में आपका क्या है? एक थंबा महल है जो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और जोधपुर के दुर्ग का जो नाम है वो मेहरानगढ़ चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर स्थित है। ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई? तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951-52 में, ठीक है। तो भारत में और राजस्थान की बात करें तो पंचवर्षीय योजना ये मार्च 1950 में एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है, जो 2015 तक चला। और ये जो योजना आयोग है, इस योजना, हाँ, जो अभी हमने आपको पूछा विंध्यन कगार भूमि, तो विंध्यन कगार भूमि ये आपकी बलुआ पत्थरों से निर्मित है। किससे? बलुआ पत्थर, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 1950-51 यानी कि 1951 से लगा करके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना है, उसका कार्यकाल रहा था। तो 1951-52 में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और ये योजना अलग अलग मॉडल पर आधारित थी। जैसे कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें विशेष तौर पर कृषि को है वो बढ़ावा देने की बात है वो कही गई थी, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन कर रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो पंचवर्षीय योजना है ये आपके समाजवादी मॉडल की एक देन मानी जाती है, जो कि नेहरू जी के दिमाग की उपज थी। तो 1951-52 में राजस्थान में पहले जो 5 ईयर जो प्लान है वो स्टार्ट हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर पूछा जाए तो ये आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनकी हमने आपको पहले एक ट्रिक भी बताई हुई है, जिसका नाम है गांधी राज कोटा में, यानी कि गांधी सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध है जो दक्षिण से उत्तर की ओर इनका सही क्रम है। ठीक है, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा और कोटा बैराज भी कोटा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो अभी हमने बताया गले के जितने भी आभूषण थे, ठीक है, पोत, हंकर, शरी, हमेल, तेवटा, तिमणिया, ये जो आभूषण है ये आपके गले के आभूषण है, चंपाकली इत्यादि। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहत कथाकोश का लेखक कौन था? राजशेखर, चंद्रशेखर, हरिभद्र और हरिशैन। तो हरिशैन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहत कथाकोश के लेखक थे हरिशैन। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक और हरिभद्र सूरी ने समराइज कहा, यह भी पूछा जा चुका है। समराइज कहा के लेखक कौन है? हरिभद्र सूरी। चंद्रशेखर और राजशेखर, तो राजशेखर की बात करें तो राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महेंद्रपाल और महिपाल शासक थे, उस महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के शासनकाल में राजशेखर इनके दरबारी थे और इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। इन्होंने काफी रचनाएं लिखी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी कर्पूर मंजरी है। इसके अलावा उन्होंने बाल रामायण और भुवन कोश इत्यादि ग्रंथ की वो रचना की थी। ठीक है, और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर ने हम्मीर हट लिखा था। हम्मीर हट, हम्मीर महाकाव्य तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा और हम्मीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा था। तो ये भी ध्यान में रखिए, राजशेखर कर्पूर मंजरी, चंद्रशेखर हम्मीर हट, हरिभद्र सूरी समराइज कहा और हरिशैन बृहत कथा कोश। नेक्स्ट, ढोला मारूरा दुहा का रचयिता है। तो ढोला मारू का दुहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल। ठीक है, यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिठू सूजा, राव जेत सिंह छंद नामक ग्रंथ की रचना की थी बिठू सूजा ने। नरपति नालहे, नरपति नालहे ने किस ग्रंथ की रचना की, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी कई बार इससे संबंधित सवाल है वो पूछे जा चुके हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नरपति नालहे के रचयिता कौन रहे हैं। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो सिरोही रियासत के शासक थे उस समय शिव सिंह। 1823, 25, 17 और 1818। तो राजस्थान में जो 1817-18 की संधिया थी उसको सर्वप्रथम करने वाला था आपका हरबख्शपाल करौली का। ठीक है, उन्होंने नवंबर 1817 में, यानी कि 9 नवंबर 1817 हरबख्शपाल ने सबसे पहले 1817-18 की संधिया की और सबसे अंत में जो संधि की वो आपका सिरोही का कौन था? शिव सिंह। इसने संधि कब की? तो 21 सितंबर 1823 में सिरोही के शिव सिंह ने संधि की थी। हाँ, बिसल देव रासो नरपति नाल है, बिल्कुल सही बताया विनेश कुमार जी, नागरसी सोनी। ठीक है, तो नरपति नाले हमने डिस्कस किया अभी। नरपति नाले की रचयिता कौन है? इसने बिसल देव रासो की है वो रचना की थी। ठीक है,
तो यहाँ पर रियासत से संधियों की बात हो रही है। तो हरबख्शपाल करौली के शासक थे जिन्होंने 1817, इनकी 9 नवंबर या 15 नवंबर भी देखने को मिलता है। इस दौरान इन्होंने 1817 की संधियां की और 1857 की जो संधियां थी उसमें बातचीत करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चार्ल्स मेडकॉफ ने 1817-18 की सहायक संधियों में बातचीत की थी। ये दिल्ली का रेजिडेंट था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1823। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया। तो भरतपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था मित्रों रेवाड़ी में। कहां पर, बी राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। और कब किया, मार्च 1938 में। यह क्या हो गया था कि भरतपुर में जो प्रजामंडल आंदोलन और जो क्रांतिकारी जो नेता है वो शासक के विरोध में कुछ प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, तो इन्हें यहां से खदेड़ दिया गया, भरतपुर से निष्कासित कर दिया। उसके बाद में ये हरियाणा में जाकर रेवाड़ी में मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो करते हैं। और इसके प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं, गोपीलाल यादव। ठीक है, इसके अलावा ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा। ठीक है, ये आपके भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख, सॉरी रेवती शरण उपाध्याय है, शर्मा नहीं, उपाध्याय। ठीक है, तो गोपीलाल यादव इनके अध्यक्ष रहते हैं भरतपुर प्रजामंडल के, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय इनके उपाध्यक्ष रहते हैं। मार्च 1938 में रेवाड़ी में इस प्रजामंडल की स्थापना है वो होती है। ठीक है, तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनिल निमामा अभी आया, मैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस सेशन के अंतर्गत। अगला सवाल है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था, सरदार, राणावत, राजवी और कुंपावत। तो ये राजस्थान की जो सामंती व्यवस्था है मध्यकालीन राजस्थान की, वहीं से सवाल पूछा गया है आपसे। तो मारवाड़ राज्य में अगर सामंती व्यवस्था की बात करें तो 4 प्रकार के सामंतों की श्रेणियां थी। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां है वो नहीं है। तो इसमें एक तो थी राजवी, एक था सरदार और एक थी गनायत और एक थी मुत्सदी। तो सरदार, राजवी, गनायत और मुत्सदी ये 4 सामंतों की श्रेणियां थी मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें कि जो आपके राजवी हुआ करते थे ये राजा के निकट संबंधी हुआ करते थे और इन्हें रेख, हुक्मनामा, चाकरी इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, कर थे, उनसे इन्हें 3 पीढ़ियों के लिए है वो मुक्त रखा जाता था। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा राजवी। और ये 3-4 आप ध्यान में रखिए सामंतों की श्रेणियां, गनायत, मुत्सदी, सरदार और राजवी। ठीक है, इसके अलावा आपके मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी जिन्हें उमराव कहा जाता था। ठीक है, 16वें उमराव, इस प्रकार के अलग अलग उनकी श्रेणियां थी। ठीक है, तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में राजस्थान में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। और कई बार यह भी सवाल पूछा गया है कि मावट किन चक्रवातों से होती है, मावट का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो ये जो शीतकालीन वर्षा है ये भूमध्य सागर में जो चक्रवात होते हैं। ठीक है, और ये जो चक्रवात है वो क्यों उत्पन्न होते हैं, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभों के फलस्वरूप भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसके राजस्थान के उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा हो जाती है, उसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। और मावट जो आपकी विशेष तौर पर शीतकाल में फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि सरसों हो गया, गेहूं हो गया,
इन फसलों की ये काफी गोल्डन डीप मानी जाती है, सुनहरी बूंदे मानी जाती है। तो मावट के संबंध में आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि जो शीतकाल में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और इसी की वजह से ये आपका मावट या शीतकालीन वर्षा है वो होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए काफी यूजफुल मानी जाती है। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर, बूंदी, नाथद्वारा और किशनगढ़। जो पिछवाई यानी कि श्री कृष्ण भगवान के जो चित्र होते हैं पृष्ठ पर उनका चित्रांकन किया जाता है तो उन्हें पिछवाई के नाम से जाना जाता है और ये आपके नाथद्वारा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है पिछवाई। ठीक है, और नाथद्वारा चित्रशैली में आपके कदली फल यानी कि केले के वृक्ष यानी कि केले के पत्तों की सांझी भी नाथद्वारा चित्रशैली की एक प्रमुख विशेषता है वो मानी गई है। और नाथद्वारा चित्रशैली के प्रमुख जो चित्रकार है जिसमें आपका तुलसीराम, घासीराम, चंपालाल, कमला और इलायची। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? तो ये आपकी नाथद्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध चित्र महिला चित्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन से थे? निहाल चंद मोरध्वज, जिन्होंने बनी ठनी का चित्रांकन है वो किया था नागरीदास के शासन काल में। ठीक है, नागरीदास का मूल नाम क्या था? सावंत सिंह, जो कि कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। बूंदी चित्रकला शैली पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और अलवर चित्रकला शैली में आपकी एक है शेख सादी की गुलिस्ता किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वो आपकी अलवर शैली की विशेषता है, जो कि विनय सिंह के शासनकाल में ये पांडुलिपियां तैयार करवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रावण हत्ता किस प्रकार का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो जो रावण हत्ता है ये किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्ता आपका भोपों के द्वारा बाबूजी की फड़ बांचते समय इस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, बाबूजी की फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जाए तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और रावण हत्ता आपका तत्वाद्य यंत्र है यानी कि वायर से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष, बीबी लाल, वी एन मिश्र। तो उदयपुर में आपकी बालाथल और बागोर सभ्यता है। बागोर तो भीलवाड़ा में है, बालाथल उदयपुर में है। ठीक है, तो बागोर भीलवाड़ा और बालाथल उदयपुर है, इनका जो उत्खनन कार्य है वो वी एन मिश्र के निर्देशन में हुआ था। अन्य विकल्पों की बात करें तो आरसी अग्रवाल, जिन्हें रत्नचंद्र अग्रवाल भी कहते हैं, तो आरसी अग्रवाल ने किस सभ्यता की है वो खोज की थी? आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में है वो लाया था। ठीक है, सर्वप्रथम खोज निकाला था कालीबंगा को 1952 में। और बीबी लाल, बी के थापर, ये भी आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंध रखते हैं और बीबी लाल ने गिलुंड सभ्यता का भी उत्खनन कार्य में योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ बालाथल की बात हो रही है तो बालाथल का उत्खनन कार्य वी एन मिश्र के निर्देशन में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? मेवाती, हाड़ौती, मालवी और वांगड़ी। तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव जिस बोली पर देखने को मिलता है वो आपकी वांगड़ी बोली है। वांगड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है और यही राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है और पारस्परिक रूप से ये दोनों पास में ही है, इसलिए इस बोली पर गुजराती भाषा का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की जो बोलियां हैं, राजस्थान की भाषाएं हैं, उनका सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो
किया था। सर क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्लियर के लिए आप क्या करें, अपने वीडियो में जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, और हमारे जो वीडियो सेशन चल रहा है इसमें आप क्वालिटी अगर 720 रखेंगे तो भी आपके ज़्यादा है वो डेटा खर्च नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर 1 घंटे का आप वीडियो डाउनलोड भी करते हैं तो लगभग 100 या 120 MB आपकी है वो इसमें खर्च है वो होगी, ज़्यादा इसमें आपकी जो डेटा है वो नहीं यूज होगा। तो आप थोड़ी सी क्वालिटी 480 पर है वो रखें तो आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांगड़ी। और मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो आपका है रांगड़ी बोली। कई बार पूछा जाता है कि रांगड़ी किसका मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है जिसे रांगड़ी कहा जाता है। ठीक है, हाड़ौती आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है, और मेवाती आपके अलवर जिलों में बोली जाती है। ठीक है, बड़दा सोलर पार्क स्थित है जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो बड़दा सोलर पार्क ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो माना जाता है। ठीक है, और ये कहां पर है, बड़ला जोधपुर में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सोलर पार्क है इसकी क्षमता कितनी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी 2245 मेगावाट बड़ला सोलर पावर प्लांट की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद में जैसलमेर में एक है नोक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है कांठल, टिब्बा, छप्पन और ऊपरमाल। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी भाग को ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। यह आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य कौन सा पठारी भूभाग है, तो वो ऊपरमाल है। भैंसरोडगढ़ आपका चित्तौड़ में है और बिजोलिया भीलवाड़ा में है। ठीक है, छप्पन का मैदान, तो छप्पन की बात करें तो छप्पन का मैदान तो है माही नदी वाला आपका क्षेत्र। ठीक है, और छप्पन की पहाड़ियां हैं ये आपकी बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत के आसपास में फैली हुई है। ठीक है, कांठल ये भी माही बेसिन को ही कांठल और वांगड़ के नाम से जाना जाता है, और वांगड़ और कांठल की गंगा है वो आपकी माही नदी कहलाती है। ठीक है, तारकशी का संबंध है, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तारकशी के आभूषण आपके नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपकी मीनाकारी है। और इसके अलावा जयपुर में आपकी क्या है, जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, मीनाकारी प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ठीक है, तारकशी के आभूषण नाथ द्वारा। और जोधपुर के पानी के जिंक के जो जल पात्र होते हैं उसे बादला कहा जाता है, बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है। डेगाना खाने राजस्थान की किस जिले में स्थित है, तो डेगाना खाने आपकी नागौर में स्थित है, और ये किसकी खाने हैं, टंगस्टन की। ठीक है, और टंगस्टन की राजस्थान में खानों की बात करें तो केवल और केवल नागौर और सिरोही 2 जिलों में है। ठीक है, सिरोही के कहां पर है, वालदा, और नागौर में डेगाना। ठीक है, रेवत की पहाड़ियां। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, डेगाना खाने आपकी नागौर में है जो कि टंगस्टन की खाने हैं। खेजड़ी वनस्पति वृक्ष वनों में पाई जाती है। तो खेजड़ी वनस्पति जो प्रजाति है ये आपके किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय कंटीले, सदाबहार, उपोष्ण पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। तो खेजड़ी वनस्पति जिसे प्रोसेपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसे उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में ये पाई जाती है। खेजड़ी हो गई, बेर हो गए, बबूल, नीम इत्यादि जो वृक्ष है ये आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन यानी कि ट्रॉपिकल थॉर्न जो फॉरेस्ट है इनका हिस्सा है। कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, खनिज और खनन क्षेत्र दिए गए हैं, तांबा, खेतड़ी, लोह एश, मोरिजा बानोल, सीसा और जस्ता, जावर, टंगस्टन, प्लाना। तो देखिए यहाँ पर तांबा है वो खेतड़ी सिंगाना बिल्कुल सही है, अलवर के खोदरीबा में, और जावर और मोचिया वगैरह में भी आपके तांबा है वो देखने को मिलता है। लो एश की बात करें तो जयपुर के मोरिजा बानोला, दौसा का निमला रायसेला, डाबला सिंगाना खेतड़ी का, सॉरी झुंझुनू का डाबला सिंगाना। ठीक है, तो ये लो एश का
और सीसा, जस्ता, जावर। टंगस्टन की बात करें तो ये आपकी पलाना, सॉरी मैंने यहाँ पर तांबा में आपको जावर बता दिया, तो सीसा, जस्ता, जावर, ठीक है, जावर हो गया, मोचिया मगरा, ये आपके सीसा जस्ता की प्रमुख खाने हैं, ठीक है। और टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन आप सभी को पता है, हमने अभी डिस्कस किया, टंगस्टन किसका है, सिरोही और नागौर में देखने को मिलता है, तो यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीसा जस्ता की जो जावर की खान है वो सबसे प्राचीन खान मानी जाती है, इसे राणा लाखा के काल में खोजा गया था सीसा जस्ता की खान। और सीसा जस्ता की अन्य जो खाने हैं वो आपको ध्यान में रखना है, एक तो रामपुरा आगुचा जो कि भीलवाड़ा में है, और एक है राजसमंद में राजपुरा दरीबा, ठीक है। इसके अलावा देबारी और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में सीसा जस्ता का स्मेल्टिंग पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, गलाई संयंत्र भी लगे हुए हैं। इस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और मारवाड़। तो मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। और राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ चित्रकला की एक श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण है, ये काफी सबसे पुराना ग्रंथ है वो माना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर में भी मिले हैं आपके, ठीक है। जैसलमेर के चित्रकला अगर शैली की बात करें तो 1000 ईस्वी के आसपास में जैसलमेर के जो जैन ग्रंथ भंडार है वहां पर प्राचीनतम जो चित्रकला के अवशेष हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। और राजस्थान की जो चित्रकला है इसका सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किसने किया राजस्थान की चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला के रूप में किसने है वो प्रकाश में लाया, तो वो थे आपके आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहां एक राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। और राजस्थान में चित्रकला की ये जो अलग अलग स्कूल है, मेवाड़ स्कूल हो गई, इसके अलावा एक आपकी मारवाड़ स्कूल हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल। चार राजस्थान की चित्रकला शैलियों की मेन जो स्कूल है और उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। बाकी राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो संत राणाबाई का जन्म हुआ था हरणावा गांव में, ठीक है, नागौर के हरणावा में, ठीक है। कुड़की में किनका जन्म हुआ था, तो कुड़की में आपका मीराबाई का जन्म स्थान माना जाता है, कुड़की आपका पाली में है, ठीक है। नेक्स्ट, मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, राव जोधा, उदय सिंह, रावचंद्र सेन और राव मालदेव। तो मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप को, मेवाड़ का प्रताप तो महाराणा प्रताप है ही, लेकिन मारवाड़ का प्रताप की बात करें तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक के नाम से जाना जाता है, जो कि राव मालदेव के है वो पुत्र थे, राव चंद्रसेन। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जिस प्रकार से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर को स्वीकार नहीं किया, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ में राव चंद्रसेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। इसमें जो हमने पेपर डिस्कस किया वो फॉरेस्ट जो गार्ड एग्जाम 11 दिसंबर 2022 को रिसेंटली आयोजित हुआ था, और उसके फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के जितने भी सवाल थे उनका डिस्कस किया। और निश्चित रूप से आपने सभी सवालों का सही जवाब दिया होगा, क्योंकि ये वही जो क्वेश्चन है रटे रटाए जो कि हमने बहुत बार वीडियो सेशन में भी, मैराथन वीडियोज में, लाइव सेशन में बहुत बार डिस्कस किया है। और हूबहू सवाल ना भी पूछे हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमने जो भी फैक्ट डिस्कस किए उनसे आपको देखने को सवाल ये निश्चित रूप से मिले होंगे। इसके अलावा
हमने जो टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन में स्टार्ट कर रखी है, उन टेस्ट सीरीज में आपको लगभग लगभग सभी सभी जो सवाल है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी एग्जाम के लिए, आरओईओ, थर्ड ग्रेड टीचर इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। करंट की क्लास लायना नविता जी बोल रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी जल्द ही आपके लिए लेकर आने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहें और अपने मित्रों के साथ भी इस सेशन को शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मदन जी गुदारा, पूजा जी मीणा, सैनी नरेश जी, सुरेश कुमार, सुमन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज, सैनी जी लिख रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और लगभग लगभग उसमें सभी टेस्ट है वो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो प्री अपलोडेड आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर आप दोबारा लाइव टेस्ट है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट का शेड्यूल भी हम जल्द ही जारी कर देंगे। 15 तारीख कल, यानी कि कल इवनिंग तक लगभग लगभग लाइव टेस्ट का शेड्यूल भी हम दोबारा से डाल देंगे। अगर आप लाइव टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं, और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग प्री जो अपलोडेड टेस्ट है वो भी अगर लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रीड के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो आपका एसएसटी के लिए हमने स्टार्ट नहीं की है, केवल कॉमन पेपर है जो जीके का, जिसमें शैक्षणिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स और जीके हैं। उनके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी वाले टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, हाँ लाइव टेस्ट आप जल्द ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने जो ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, उनके लिए तो पहले लाइव टेस्ट अवेलेबल था, और अब जो नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो लाइव टेस्ट है वो जल्द ही हम शेड्यूल उनका डाल देंगे। जो आपका एग्जाम की डेट भी आ गई है और अभी जो फॉर्म भी स्टार्ट आपके होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप निश्चित तौर पर इनकी परीक्षा की जो अंतिम तिथि थी वो भी आपको लग रहा था कि परीक्षा आगे खिसकेगी नहीं खिसकेगी, तो उनकी भी फाइनली डेट उन्होंने जारी कर दी कि आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से जी जान से अब मेहनत करें, काफी अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, तो आप सभी को गुड नाइट, शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और भी अगर आपके कमेंट्स कोई रह गया हो, क्वेरी रह गई हो, तो आप चैट बोर्ड के अलावा मेन कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।